अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में इस ड्रामे के एपिसोड 65 का रिव्यू होगा और आने वाले वाक़यात पर भी बात की जाएगी। तो नाज़रीन कराम, ये ड्रामा ना तो बोरियत महसूस करवा रहा है और ना ही हमें बेजार करता है, बल्कि ये सीज़न तो एंडिंग के लिहाज से बेस्ट सीज़न है, क्योंकि हर एपिसोड की एंडिंग पहले से ज़्यादा शॉकिंग और थ्रिलिंग होती है। सुल्तान ने जिस तरह विलाद और बोस्निया के बादशाह स्टीफन का इत्तेहाद खत्म कराया वो लाजवाब था, और अब सुल्तान विलाद के साथ खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पर आ गया है, क्योंकि इससे पहले ये हो रहा था कि काफी किस्तों से विलाद सुल्तान को नीचा दिखा रहा था और ऐसे पैंतरे बदल रहा था और ऐसे वार चल रहा था कि विलाद को अपर हैंड हासिल था। लेकिन अब सुल्तान ने भी विलाद को तुर्की ब तुर्की जवाब देना शुरू कर दिया है और अब आने वाले जो वाकयात हैं वो विलाद और सुल्तान फातेह की दुश्मनी में विलाद के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। लेकिन इन वाकयात के दरमियान भी विलाद किसी न किसी मौके पर सुल्तान फातेह को कोई न कोई जिक्र पहुंचाता रहेगा। मिसाल के तौर पर आने वाली किस्त में बहादुर पाशा का किरदार खत्म होने जा रहा है, इसलिए कि तारीखी तौर पर बोस्निया की मुहिम से पहले विलाद ने सुल्तान फातेह के साथ 3 जंगें लड़ी। पहली 1461 की सर्दियों में, जिसे दिनोबे की जंग कहा जाता है, इसमें विलाद ने बहादुर पाशा को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था। दूसरी जंग 1462 में लड़ी गई, जिसे ग्रेट पैट्रियट वॉर कहा जाता है। इसमें विलाद ने 2000 उस्मानी जंगजू कत्ल किए थे, लेकिन कुछ किताबों में इनकी तादाद 20,000 तक लिखी हुई है। जबकि तीसरी जंग 17 जून 1462 ईस्वी की वो रात थी जब विलाद ने सुल्तान फातेह के कैंप पर हमला किया था। उसमें विलाद की तरफ से काफी जानी नुकसान हुआ था और सुल्तान फातेह के भी बहुत से सिपाही शहीद हुए थे। तो ये सीरीज इस वक्त 1461 ईस्वी में है, यानी कि जब पॉन्टस फतह हुआ था। और नाज़रीन इकराम, विलाद की पर्सनैलिटी के हम अब तक 3 पहलू देख चुके हैं। इनमें से पहला पहलू ये है कि वो चाहता है कि हर एक से अपना बचपन छिन जाने का इंतकाम ले, क्योंकि ये तो हम इस सीरीज में देख ही चुके हैं कि उसका बचपन तुकात के कले में रूह को बहुत जख्मी किए जाने वाले हालात में गुजरा था, और अपने इस किस्म के बचपन का उसने जिनसे इंतकाम लेना है उसमें महमद भी शामिल है। नंबर 2 ये कि वो महमद को खुश करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है और कर रहा है। नंबर 3 उसकी बचकाना पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से हर एक को ये लगता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो तो छोटी सी बात है। और वो सीन जिसमें जंग के दौरान विलाद महमद को बुलाता है और महमद महमूद पाशा को बचाने के लिए चल पड़ता है, तो ये समझे कि वो विलाद के दिल में सुल्तान फातेह के खिलाफ बगावत का पहला लम्हा था। लेकिन अब कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होने लग गया है कि सुल्तान फातेह के राइटर्स भी कुर्रुलुश उस्मान या कुर्रुलुश ओरहान के राइटर्स की तरह का रंग ले रहे हैं कि जिस तरह विलाद फुर्तियां दिखा रहा है कि अभी यहाँ और अभी वहाँ, तो कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इस सीरीज का सिनेरियो इस वक्त तमाम टर्किश सीरीज जो ऑन एयर हो रही है उन सब में बेहतर है, विजुअली भी और आर्टिस्टिकली भी। और विलाद की हैवानियत देखकर मुझे ये कभी कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज के शैटेलियन से मिलता है। लेकिन फर्क ये है कि विलाद जब लोगों को कत्ल करता है या चुप करवाता है तो उसके चेहरे पर एक मकरूह सी मुस्कुराहट होती है और वो एक अनप्रेडिक्टेबल साइकोपैथ है। और मजे की बात ये भी है कि अभी आजकल की किस्तों में इसके मुकाबिल बहादुर पाशा है, जिसने नोयान जैसे जुनूनी खूनी मंगोल कमांडर का किरदार प्ले किया था, और वो भी कत्ल करते हुए यूं ही मुस्कुराया करता था। लेकिन इन दोनों के मुकाबले में रेनार्ड शैटियन एक बेवकूफ सा शख्स था जो सिर्फ बेरहमी से कत्ल करके एंजॉय किया करता था, जबकि नोयान एक ज़हीन शख्स था और वो भी किसी को मारकर एंजॉय किया करता था। लेकिन इनमें से कोई भी विलाद की तरह अपने शिकार की खाल नहीं उतारा करता था, और वो भी एक स्ट्रेटजी के साथ। इन दोनों के मुकाबले में विलाद एक शैतान है, और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगली किस्त में बहादुर पाशा का किरदार खत्म होने जा रहा है, तो उसकी भी ऐसी ही इंतहाई दर्दनाक मौत होगी। लेकिन हम ये बात नोट कर चुके हैं कि टर्किश टीवी सेंसरशिप की वजह से अभी तक हमें इस किस्म का कोई भी सीन नहीं दिखाया गया जिसमें विलाद ने इंसानों की खाल उतरवाई हो या फिर किसी शिकार को कत्ल करते हुए उसका खून पिया हो। अभी तक उसकी हैवानियत के मामले में जो भी दिखाया जा रहा है वो एक लिमिट में रहकर दिखाया जा रहा है। प्रिंसेस रोज के साथ सुल्तान का सीन बेहतरीन था। प्रिंसेस रोज की आंखों में ताकत और अज़म साफ नजर आता था, और सुल्तान महमद जब उसके पास से गुजरे तब भी उसने सर नहीं झुकाया। इसके अलावा सुल्तान महमद की निगाह जब प्रिंसेस रोज पर पड़ी और प्रिंसेस रोज की निगाह जब सुल्तान पर पड़ी तो वो बहुत बामानी नजरें थीं, क्योंकि प्रिंसेस रोज एक मजबूत औरत है जो अपनी राया से मोहब्बत करती है और एक नेक, हक परस्त और निडर शख्सियत है जो कि सुल्तान के सामने भी सर झुकाना गवारा नहीं करती। उसकी इस शख्सियत के अलावा उसकी सोच और उसके नजरियात ने भी सुल्तान को बहुत मुतासिर किया। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि सुल्तान फातेह की पिछली 2 बीवियों के मुकाबले में
प्रिंसेस रोज अब तक सबसे ज्यादा समझदार, बाशऊर और वाज़े नजरियात रखने वाली औरत है। वैसे भी ईसाई मलकाएं और शहजादियां सिर्फ खूबसूरत ही नहीं होती थी, बल्कि ज़हीन और बाहिम्मत भी हुआ करती थी। इसी वजह से अक्सर सलातीन और शहजादे उन्हें पसंद कर बैठते थे और बाद में उनसे शादी भी कर लेते थे। सुल्तान फातेह भी इससे मुस्तस्ना नहीं थे। उनके वालिद ने भी यही किया था और सर्बिया की शहजादी मारा खातून से शादी की थी, जिसकी जहानत और वफादारी के वाकयात आप पिछले 2 सीजन्स में देख चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि अब प्रिंसेस रोज की बारी है। उधर मुल्ला लुत्फी सुल्तान का दोस्त बन गया है और दोस्त बनते ही उसने दोस्तों वाली बात कर दी कि जिससे दूसरे दोस्त का दिल खुश हो जाए, यानी कि सुल्तान फातेह के निकाह की। हालांकि पहले ही सुल्तान की 2 बीवियां मौजूद हैं, लेकिन वो दोस्त ही क्या जो कि दोस्त के दिल की बात ना जाने। आप में से किस किस के ऐसे दोस्त हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मुल्ला लुत्फी, जिनका असल नाम मुल्ला लुत्फुल्लाह तोकादी था, एक अजीम तुर्क आलम दीन, फ़लसफ़ी और रियाज़ी दान थे। इन्हें सुल्तान फातेह ने अपने शाही कुतुब खाने का निगरान बनाया, जबकि मुल्ला लुत्फी ने सुल्तान फातेह को रियाजी और दीगर उलूम पढ़ाए। महमूद पाशा से इस किस्त में बड़ी नफरत महसूस हुई। बिल्कुल ऐसा लगा कि एक और जानदारली को हम अपने सामने देख रहे हैं। जब सुल्तान ने कुर्चू और हुसैन आगा के दरमियान मामला ख़त्म करा दिया था, तो फिर ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। उम्मीद है कि दोआन आगा और यन्नीचेरी को इसहाक पाशा संभाल लेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इस प्लान में सुल्तान का कोई हाथ होगा, और ये भी हो सकता है कि ये प्लान सारा हुसैन आगा का ही हो। लेकिन बहरहाल सुल्तान तक इसकी खबर पहुंच जाएगी और वो फिर हुसैन आगा को उसकी औकात याद दिलाएंगे। और जैसा कि मैंने कुर्चू दोआन के करैक्टर के बारे में यह ख्याल जाहिर किया था कि पाशा बनने के बाद अब उसका किरदार कमज़ोर हो जाएगा, तो देख लें कि पाशा बनने के बाद वो बिल्कुल एक मस्खरा बन चुका है। ख़ास तौर पर दीवान का वो सीन जिसमें सुल्तान के सामने वो बिल्कुल इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे वो पता नहीं कितना बौखलाया हुआ हो। और बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि पाशा बनने के लिए उसके पास वो इजाफी तजर्बा या वो जहानत नहीं है जो होनी चाहिए थी। और इसका साफ मतलब यह है कि राइटर्स ने अब इसके करैक्टर के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है और इसे हकीर दिखाना शुरू कर दिया है। बहुत अफसोस की बात है कि कुर्चू दोआन जैसे बेहतरीन किरदार का सिनेरियो इतना पैथेटिक हो चुका है। जबकि दूसरी हैरानी की बात यह है कि कुर्चू दोआन को अगर पाशा बनाया गया था, तो क्या उसे उसकी जिम्मेदारियां नहीं समझाई गई थी कि वो अपने हिस्से का काम करने के बजाय सुतुलमुश आगा के हिस्से का काम लेकर आ गया। तो ऐसा लगता है कि राइटर्स ये दिखाना चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो तलवार से लड़ने में माहिर हो उसका जहन भी यूं ही काम करता हो। लड़ाई का फन और चीज है और सियासत का फन और चीज। और नाज़रीन इकराम, सरकार चायोगलो की सुल्तान फातेह के रोल में शान शौकत बेमिसाल है, लेकिन शहाबुद्दीन की मौत ने सुल्तान के जहन पर गहरा असर डाला है। ये बात भी सच है कि सुल्तान ने शहाबुद्दीन से पहले अपने वालिद, वालदा और यहाँ तक कि अपने भाई भी खोए, लेकिन वो बतौर सुल्तान किसी के सामने नहीं टूटा। लेकिन जिस तरह शहाबुद्दीन लाला की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए कई किस्तों से सुल्तान को खुद से बिछड़े लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार चायोगलो दिल से अदाकारी कर रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।